कभी सोचा है यार कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी क्यों मुस्कुराती हो, या तुम्हारे भाई की आंखें तुम्हारे पापा की तरह क्यों हैं? ये सब कोई जादू नहीं है, ये सब विज्ञान है, और इस विज्ञान को कहते हैं आनुवंशिकता या जेनेटिक्स। सच कहूं तो ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जिसमें हर पीढ़ी के साथ कुछ राज खुलते हैं और कुछ नए बन जाते हैं। ये कहानी है कि कैसे हमारे माता पिता से हमें कुछ गुण मिलते हैं जिन्हें हम विरासत कहते हैं। ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, इसमें हमारी आदतें, इसमें हमारी सेहत, इसमें और बहुत कुछ शामिल होता है। चलो एक गेम खेलते हैं। अपनी कोई पुरानी फैमिली एल्बम निकालो, ध्यान से देखो, क्या तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी नानी जैसी है, या तुम्हारे चलने का तरीका तुम्हारे चाचा जैसा है। हम अक्सर सुनते हैं, अरे तुम तो बिल्कुल अपने पापा पर गए हो, या तुम्हारी आंखें तो तुम्हारी माँ की तरह हैं। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है, आनुवंशिक विरासत। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं। हर कोशिका के केंद्र में एक कंट्रोल रूम, न्यूक्लियस, नियंत्रण रूम में हमारी पहचान का ब्लूप्रिंट, जीन। ये जीन तय करते हैं हमारे गुण। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसे इंसान की जो वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक साधु था, लेकिन उसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। उसका नाम था ग्रेगर मेंडल। सोचो, आज से लगभग 150 साल पहले ऑस्ट्रिया के एक मठ में यह साधु अपने बगीचे में मटर के पौधों के साथ कुछ प्रयोग कर रहा था। मेंडल को हैरानी होती थी कि मटर के कुछ पौधे लंबे होते हैं तो कुछ छोटे, कुछ के फूल बैंगनी होते हैं तो कुछ के सफेद। मेंडल कोई जल्दबाजी में नहीं थे। उन्होंने पूरे 8 साल काम किया और लगभग 28,000 मटर के पौधों पर। उन्होंने लंबे पौधों का परागण छोटे पौधों से कराया और फिर देखा कि उगने वाले पौधे कैसे होते हैं। जब उन्होंने शुद्ध लंबा एक्स शुद्ध छोटा कराया, पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे आए। पहली पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में परागण कराया, दूसरी पीढ़ी में कुछ पौधे फिर से छोटे आए। उन्होंने गिना तो निकला, हर 3 लंबे पर एक छोटा। यह अनुपात था 3:1। मेंडल ने अपने मटर के पौधों के प्रयोगों से जो कुछ भी सीखा, उसे उन्होंने कुछ नियमों में बांध दिया। उनका पहला नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी जीव में संतान पैदा करने के लिए कोशिकाएं बनती हैं, तो हर गुण के लिए जिम्मेदार जीन की जोड़ी अलग हो जाती है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे पास 2 अलग अलग रंग की कैंडी हैं और तुम अपने दोस्त को सिर्फ एक ही दे सकते हो, दोनों नहीं। यह नियम बताता है कि क्यों मेंडल के प्रयोगों में छोटपन पहली पीढ़ी में गायब होने के बाद दूसरी पीढ़ी में वापस आ गया था। मेंडल का दूसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। यह नियम थोड़ा और जटिल है, लेकिन उतना ही दिलचस्प भी। यह कहता है कि अलग अलग गुणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। यह ऐसा है जैसे तुम कॉलेज में अपने सब्जेक्ट चुनते हो। फिजिक्स चुनने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें केमिस्ट्री भी चुननी ही पड़ेगी। इसी वजह से भाई बहन अपने माता पिता से मिलते जुलते हुए भी इतने अलग होते हैं। डीएनए, जीवन की अद्भुत सीढ़ी। मेंडल ने हमें बताया कि कारक या जीन होते हैं जो गुणों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि ये जीन वास्तव में क्या हैं और वे कहाँ रहते हैं। और जवाब मिला एक अद्भुत अणु में, जिसका नाम है डीएनए, यानी डीओक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए ही वह ब्लूप्रिंट है, वह रेसिपी बुक है जिसमें किसी भी जीव को बनाने की सारी जानकारी लिखी होती है। एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, एक गुलाब का पौधा हो, या फिर तुम और मैं। डीएनए हमारी हर कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नामक धागे जैसी संरचनाओं में कसकर पैक रहता है। अगर तुम एक इंसान की एक कोशिका से सारे डीएनए को निकालकर सीधा करो, तो यह लगभग 2 मीटर लंबा होगा। डीएनए की संरचना एक घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। ये पायदान 4 अलग अलग तरह के रासायनिक बेस से बने होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये 4 अक्षर ही जीवन की वर्णमाला है। जिस तरह हिंदी में अक्षरों को मिलाकर शब्द और वाक्य बनते हैं, उसी तरह डीएनए में इन 4 बेसों का क्रम ही जीन बनाता है। और ये प्रोटीन ही हमारे शरीर में सारे काम करते हैं। वे हमारी मांसपेशियां बनाते हैं, खाना पचाने में मदद करते हैं, और यहाँ तक कि हमारी आंखों को उनका रंग भी देते हैं। डीएनए की कहानी 2 युवा और जोशीले वैज्ञानिकों के बिना अधूरी है, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक। 1950 के दशक में दुनिया भर के वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। यह एक बड़ी वैज्ञानिक पहेली थी, एक मिस्ट्री मूवी जैसा। वॉटसन एक अमेरिकी जीव विज्ञानी, क्रिक एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी। वे कैम्ब्रिज में साथ काम कर रहे थे। उन्हें पता था कि डीएनए में 4 बेस हैं, ए, टी, सी, जी। ए की मात्रा हमेशा टी के बराबर होती थी, जी की मात्रा सी के बराबर,
सबसे महत्वपूर्ण सुराग मिला रोजालिंड फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी विशेषज्ञ थी। उन्होंने डीएनए की साफ तस्वीर खींची। फोटोग्राफ 51, फोटो 51 ने दिखाया डीएनए एक हेलिक्स है और वह एक डबल हेलिक्स थी। अब टुकड़े मिलाने थे। उन्होंने कार्डबोर्ड के कटआउट से मॉडल बनाए। फिर एक दिन सफलता मिली। उन्होंने देखा अगर ए को टी से जोड़ा जाए और सी को जी से जोड़ा जाए, सब कुछ बिल्कुल फिट हो गया। यही यूरेका पल था। 1953 में उन्होंने अपना डबल हेलिक्स मॉडल प्रकाशित किया। यह विज्ञान का मील का पत्थर था। इस खोज ने जीव विज्ञान बदल दिया। ये खुले नए दरवाजे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक साइंस और बीमारी की समझ। वॉटसन, क्रिक और उनके सहयोगी मॉरिस विल्किंस 1962 में नोबेल। हमने देखा कि डीएनए अपनी कॉपी बहुत सटीक तरीके से बनाता है, लेकिन कभी-कभी इस प्रक्रिया में गलतियां हो जाती हैं। सोचो, जब तुम जल्दी में अपने नोट्स कॉपी करते हो तो कभी-कभी कोई शब्द गलत लिख देते हो। डीएनए रेप्लिकेशन में भी ऐसा हो सकता है। डीएनए के कोड में होने वाले इन अचानक बदलावों को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन शब्द सुनने में डरावना लग सकता है, पर ज्यादातर उत्परिवर्तन हानिरहित होते हैं या उनका कोई असर ही नहीं होता। पर कभी-कभी वे महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे। उत्परिवर्तन विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। वे जेनेटिक पूल में नए जीन और नए गुण लाते हैं। विविधता का एक और बड़ा स्रोत है लैंगिक प्रजनन। जब दो माता पिता के जीन मिलते हैं तो एक बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन बनता है। यह ताश फेंटने जैसा है। हर बार एक नई और अप्रत्याशित व्यवस्था आती है। यही कारण है कि एक ही परिवार में भी कोई दो इंसान जुड़वा को छोड़कर बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। सोचो, अगर एक आबादी के सभी लोग आनुवंशिक रूप से बिल्कुल एक जैसे हों तो क्या होगा? वे सभी एक ही तरह की बीमारियों के प्रति संवेदनशील होंगे। अगर कोई नई बीमारी फैलती है तो हो सकता है कि वह पूरी आबादी को ही खत्म कर दे। लेकिन अगर आबादी में विभिन्नता है तो कुछ लोगों के पास ऐसे जीन हो सकते हैं जो उन्हें उस बीमारी से बचाते हैं। प्रकृति में हर समय एक मूक प्रतियोगिता चलती रहती है, अस्तित्व की लड़ाई। इस खेल में वही जीतता है जो अपने पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी तरह से अनुकूलित हो। चार्ल्स डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन कहा था। इसका एक क्लासिक उदाहरण है इंग्लैंड के पेपर मिर्च मॉथ। औद्योगिक क्रांति से पहले ये पतंगे हल्के रंग के होते थे, लेकिन जब फैक्ट्रियों के धुएं से पेड़ों की छाल काली हो गई, तब हल्के रंग के पतंगे शिकारी को आसानी से दिखने लगे। उत्परिवर्तन के कारण कुछ पतंगों का रंग गहरा हो गया। गहरे रंग के पतंगों को काली छाल पर छिपने में आसानी होती थी। अनुकूलन के उदाहरण हर जगह हैं। रेगिस्तान में कैक्टस की पत्तियां कांटों में बदल गईं और तना मोटा और गूदेदार हो गया है। आर्कटिक में रहने वाले ध्रुवीय भालू की मोटी फर और त्वचा के नीचे वसा की परत। उसका सफेद रंग उसे बर्फ में छिपकर शिकार करने में मदद करता है। ये सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने खेती करना शुरू किया और जानवरों को पालना शुरू किया। तब दूध एक महत्वपूर्ण भोजन बन गया। शुरुआत में केवल बच्चे ही दूध में मौजूद लैक्टोज शुगर को पचा सकते थे, लेकिन यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में एक उत्परिवर्तन हुआ जिससे वयस्कों में भी लैक्टोज पचाने की क्षमता बनी रही। तो हमने आनुवंशिकता के इस लंबे और रोमांचक सफर में क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे मेंडल के मटर के पौधों ने हमें वंशानुगति के नियम दिखाए। हमने देखा वॉटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल को जीवन का कोड। हमने सीखा कि विरासत वह धागा है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। यह हमें हमारे माता पिता से गुण देती है और यह हमारे पूर्वजों से भी गुण लाती है। यह बताती है कि हम एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें एक पहचान देती है। लेकिन हम सिर्फ अपनी विरासत की कॉपी नहीं है। विविधता उत्परिवर्तन से आती है। विविधता लैंगिक प्रजनन से आती है और यही विविधता हमें अनोखा बनाती है। ये जीवन के कैनवास पर नए रंग और पैटर्न जोड़ती है। ये सिखाती है कि मतभेद कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आनुवंशिकता के सिद्धांत समझना सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है। यह बताता है कि क्यों कुछ बीमारियां परिवारों में चलती हैं। आनुवंशिकी कृषि में क्रांति ला सकती है। इससे बेहतर फसलें उगाई जा सकती हैं। ये फॉरेंसिक विज्ञान में अपराधियों को पकड़ने में मदद करता है और यह विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने में भी काम आता है। अंत में आनुवंशिकता की कहानी जीवन की विविधता का उत्सव है। हम सब एक ही जीवन वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं, एक ही जड़ से जुड़ी। तो अगली बार जब तुम किसी को देखो जो तुमसे बहुत अलग है, तो याद रखना सतह के नीचे हम सब एक ही भाषा में लिखे गए हैं और यह विविधता ही है जो हमारी दुनिया को इतनी खूबसूरत, लचीली और अद्भुत बनाती है।